हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स, इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट। और अपने इसमें आज कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं, 12वीं से आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो यहाँ पर आपको फिजिक्स में चेंज दिख रहा होगा। तो बिल्कुल ही उसी तरह का चेंज आपको न्यूमेरिकल में दिखेगा। न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके यानी कि थोड़े और ज़्यादा लेंथी और ज़्यादा समझने वाले हो जाएंगे। तो हो सकता है कई बच्चों को ये चीज़ पसंद ना आए कि जो न्यूमेरिकल है सर हमें समझ नहीं आ रहे। एक बार में किसी के नहीं समझ आते, मेरे भी नहीं आए थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाता है अगर आप ट्राई करते हो तो। अगर आप कहते हो कि मैं करूँगा ही नहीं, तो करने तो आपको पड़ेंगे, चाहे अब कर लो, चाहे कल को नौकरी लगोगे तब तैयार कर लेना। ठीक है, इनको करना तो पड़ेगा ही आपको तैयार। और यही वाले को दोबारा करने पड़ेंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। आप ये जो आपकी बुक्स है ना सीबीएसई वाली, ये बुक्स दोबारा उठाओगे कब? जब आपको कंपटीशन एग्जाम देना हुआ। आप में से ज़्यादातर बच्चे आगे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग लाइन में तो ये बुक्स आपको उठानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो इस कारण मैं कह रहा हूँ स्पेशली फिजिक्स वाले बच्चों को जो फिजिक्स में कैरियर बनाना चाहते हैं कि आप तो न्यूमेरिकल से, आपको तो न्यूमेरिकल के बिना काम चल ही नहीं सकता अगर आप फिजिक्स फील्ड में जाओगे। ठीक है, कोई भी कंपटीशन है न्यूमेरिकल के बिना पार नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही सिंपल वे में अपने न्यूमेरिकल को समझेंगे, करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल यहाँ पर जो आपकी सीबीएच की बुक है उसमें से मैंने लिए हुए हैं ये वाले न्यूमेरिकल। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है इनको। तो देखो सबसे पहले नंबर पर ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना, वैसे तो बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने 8 नंबर साथ में तभी यहाँ पर लगाया हुआ है, ये साथ में ले लिया, नहीं तो इसको काट भी सकता था कि आपको पता लग जाए कि सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, और अनसॉल्वड ये कौन से हैं? अनसॉल्वड है, यानी जो बुक के पीछे दिए हुए हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ऐसा न्यूमेरिकल आपको जो सॉल्व किए हुए न्यूमेरिकल है उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। अब मैं अनसॉल्व्ड करवाऊंगा जो आपके अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, किसी कण के दो निर्देश तंत्रों और ओ डैश में स्थिति सदिश आपको दिए हुए हैं दोनों। एक आर डैश वेक्टर, आर डैश, आर वेक्टर और ब्रैकेट में टी दिया हुआ। टी का मतलब भी आर वेक्टर का जो मान, आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो टी की फॉर्म में है, और दूसरे में आर डैश टी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट टू डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स एस एंड एस डैश आर 40+3, ये सारा कुछ दिया हुआ और दूसरा दिया हुआ है। इफ बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल इन नेचर, यदि दोनों क्या है जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो आपको फाइंड क्या करना है, तंत्र ओ के सापेक्ष ओ डैश का वेग, द वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रेम। ठीक है, सेकंड फ्रेम की वेलोसिटी। देखो थोड़ा सा उस ऊपर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन समझ आपको दोनों को आ जाएगा। और दूसरा इसमें यानी दो पार्ट है क्वेश्चन के, सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि दोनों निर्देश तंत्र के त्वरण समान होते हैं, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ रेफरेंस फ्रेम्स। ठीक है, तो अब देखो, चलो बच्चों स्टार्ट करो क्वेश्चन ये वाला करना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आर वेक्टर और साथ में टी, टी का मतलब है यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू टी की फॉर्म में आपको दी हुई है, 4t+3 आई कैप प्लस में 4t² प्लस टी प्लस 1 क्या आ गया, जे कैप, और प्लस में क्या आ गया, 5t-3 के कैप। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर आपको गिवन क्या है, जो आर डैश टी वैक्टर है, आर डैश वैक्टर, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और ये आपको दिया हुआ है 3t+3 आई कैप, और साथ में प्लस 4t² प्लस 1 जी कैप, और प्लस में यहाँ पर आपको 4t-3 के कैप आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको निकालना है ओ का ओ डैश के सापेक्ष, ओ के सापेक्ष ओ डैश का वेग, द वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रेम। अब देखो ये फर्स्ट फ्रेम है, मतलब कि ये वाला फ्रेम है, ये एस फ्रेम में आपको वैल्यू गिवन है, और ये वाली जो वैल्यू है ये एस डैश फ्रेम में है। और किसकी वैल्यू गिवन है आपको, स्थिति सदिश, मतलब कि पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन आपको गिवन है, तो अपने को यहाँ पर निकालना है सबसे पहले वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी या वेग। अब देखो पहले वेलोसिटी अपने निकालते हैं फर्स्ट फ्रेम की वेलोसिटी। ठीक है, किसकी वेलोसिटी निकालते हैं, फर्स्ट फ्रेम की।
फर्स्ट फ्रेम मतलब जो एस फ्रेम है आपका, ठीक है, कौन सा, एस फ्रेम की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो एस फ्रेम की जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पर आपको क्या आएगी, यू वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डी आर वेक्टर और अपॉन में डी टी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले का जो आर वेक्टर टी वाली इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करो, देखो 4t का 4 आ जाएगा, ठीक है, और 3 का क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 4i कैप बचेगा ओनली। अब डायरेक्ट ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे एक एक स्टेप नहीं आपको, भी मैं एक एक स्टेप ही बताता जाऊंगा, तो ऐसे तो फिर बहुत है, यानी कि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब आपको सीखना भी ऐसे ही पड़ेगा। अब देखो 4t² का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8t हो जाएगा, फिर प्लस में t का क्या हो जाएगा, यहाँ पर t का हो जाएगा 1, और प्लस में 1 का क्या हो जाएगा 0, तो 0 ये अपने नहीं लगाएंगे, जे कैप लगा देते हैं। और फिर 5t - 3 है, तो 5t का 5 हो जाएगा और 3 का 0, तो 5 के कैप यहाँ पर आ जाएगा। ये वेलोसिटी आ गई यू वेक्टर, ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्रेम की वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी अपने किसकी निकालेंगे, सेकंड फ्रेम की, ठीक है, सेकंड फ्रेम की वेलोसिटी यानी कि एस डैश की। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रेम क्या आ जाएगी यहाँ पर, यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास डी आर डैश वेक्टर और अपॉन में डी टी। तो आर डैश आपके सामने है, तो यू डैश वेक्टर की आप वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी यहाँ पर। तो आर डैश आपके सामने यहाँ पर है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पर, 3t+3 आई कैप है, ऊपर आर डैश देखो, तो उसमें 3t का 3t का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आई कैप, और प्लस में 4t² + 1 है, तो इसका 8t + 0, तो ये 8t जे कैप, और प्लस में लास्ट का 4t - 3 है, तो 4k कैप। ठीक है, आपको नजर यहाँ पर ऊपर रखनी है यहाँ पर। तो ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसको इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे दी। अब अपने को क्या करना है कि आपको यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि s के सापेक्ष s डैश का वेग, s के सापेक्ष s डैश का वेग। तो ये वेग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये वेलोसिटी होती है v। तो अपने यहाँ पर लिखते हैं बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक फ्रेम की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट निकालनी है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण से अपने यहाँ पर लिखते हैं। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो होती है यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर माइनस में वी वेक्टर होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था यू डैश वेक्टर जो होता है वो होता है एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी, यू वेक्टर जो अपना होता है वो होता है एस फ्रेम की वेलोसिटी, और वी वेक्टर जो यहाँ पर होता है वो आपके पास होता है एक, यानी एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी एस के रिस्पेक्ट। तो ये वाला अपने को निकालना है। तो अगर मैं v वेक्टर की वैल्यू लिखूं तो v को इधर ले आओ और u डैश को v की जगह पर ले जाओ, तो ये आ जाएगा u वेक्टर और माइनस में u डैश वेक्टर यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो अब आपको क्या करना है, u और u डैश दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो u और u डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पुट कर दो। फर्स्ट और सेकंड से जो वैल्यू है थर्ड में आपको पुट करनी पड़ेगी, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो v वेक्टर जो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, पहले u वेक्टर की वैल्यू आपको लिखनी है 4i कैप, और प्लस में मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ 8t जे कैप, और प्लस में क्या आ गया जे कैप, और प्लस में 5 के कैप। अब इक्वेशन सेकंड देखो ऊपर, तो ये माइनस में आएगी इक्वेशन सेकंड, क्योंकि u डैश माइनस का है, तो -3i कैप और -8t जे कैप और माइनस का यहाँ पर 4 के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल देखो 8t जे कैप से 8t जे कैप कैंसिल हो रहा है, आई कैप और 4 आई कैप में से 3 आई कैप गया, कितना रह गया यहाँ पर 1 आई कैप रह गया। तो v वेक्टर की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर आ गया आई कैप, फिर जे कैप ओनली एक ही बचा है तो जे कैप प्लस में, और फिर के कैप यहाँ पर 5 के कैप प्लस का और 4 माइनस का, तो प्लस का के कैप। तो ये यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, किस में गिवन आपको, तो वेलोसिटी का नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट ये वेलोसिटी आ जाएगी आपका आंसर। तो आप देखो आंसर ऊपर मैच भी हो रहा है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो यहाँ पर देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मैच भी हो रहा है। अब ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट था, ये वाला पार्ट अपने कर लिया है, यानी ये वाला। अब सेकंड प्रूव करना अपने को कि एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम का निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अपने क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सेकंड यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सेकंड जो पॉइंट है इसका, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ फ्रेम्स, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ फ्रेम्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं अपने, वो करते हैं एस फ्रेम के लिए। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी यू वैक्टर और अपॉन में डी टी वैक्टर। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, देखो अपने ऊपर यू वैक्टर, तो यू वैक्टर ये वाला यू वैक्टर था, अगर मैं आपको बताऊं, ये यू वैक्टर था यहाँ पर इतना। ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप। पहले 4i कैप है, 4 का 0, 8t का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा 8j कैप। ठीक है। आई कैप वाले का इसका क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल इसी तरीके से इस जे कैप का इसके साथ कितना है, 1 लगा हुआ है, तो एक जे कैप 1 का क्या होता है, 0, और 5 के कैप इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब 8 जे कैप ओनली यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर सेकंड फ्रेम का मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखूं, तो वो ए डैश वेक्टर हो जाएगा, और वो हो जाएगा डी यू डैश अपॉन में डी टी, डी यू डैश वेक्टर इज अपॉन में डी यू टी। तो यहाँ पर देखो अब कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे अपने, ये वाला ना, सॉरी ये वाला प्लस में है सारा, ये क्या है, यू डैश की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये जो 3 है इसका 0, 8t का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8j कैप, लेकिन ये माइनस का तो यहाँ पर घटाया था तभी आया था, तो अपने यहाँ पर 8j कैप लिख देते हैं ओनली प्लस का, और ये 4 का क्या हो जाएगा, 0। ये ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर देखो इस 3 का 0 हो जाएगा, इस 4 का 0 हो जाएगा, 8t का ओनली क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, तो 8j कैप। बिल्कुल इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा, इधर 5k कैप वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 8j कैप बचेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में आपके पास बच्चों क्या बचेगा, 8j कैप। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं 3 इक्वेशंस तो ये हो गई थी, ये 4th और ये 5th इक्वेशन है। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय 4th एंड 5th इक्वेशन, बाय 4th एंड 5th इक्वेशन, तो 4th और 5th इक्वेशन से ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए डैश वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, और अपने कह सकते हैं कि ये वाला एक्सेलरेशन यहाँ पर बच्चों क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो क्वेश्चंस है आपके बीएससी के, वो हो सकता है आपको 12th क्लास से थोड़े हार्ड लगें, लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो लेवल है वो थोड़ा हाई जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से जो चीज़ आपने अब तक सीखी है उसी में से ही ये क्वेश्चन होंगे। ऐसे तो है नहीं भी कोई और फॉर्मूला लग जाएगा, इनमें है उसी में से ही, बस अपने को मेथड पता करना पड़ता है भी किस हिसाब से होगा क्वेश्चन। आपको दिया एक निर्देश तंत्र t बराबर 0 समय पर दो कणों की स्थितियां दी हुई हैं, इतनी और इतनी मीटर है। ठीक है। और अब आपको आगे कहा हुआ है कि यदि प्रथम कण का वेग इतना है तो t बराबर 7 सेकंड पर टक्कर होने के लिए दूसरे कण का वेग क्या होगा। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम, वैसे तो इसका इतना ज़्यादा डायग्राम नहीं बनेगा, कि आपको दो कण दे दिए, मान लो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो अब इसका स्थिति सदिश दे दिया फर्स्ट का, ठीक है, और एक सेकंड का दे दिया स्थिति सदिश, और आपको कह रहे हैं भी जो फर्स्ट कण का वेग है, वेलोसिटी है, यानी फर्स्ट कण इधर जा रहा है तो सेकंड की तरफ, इसका वेग या वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, और ये कह रहा है सेकंड भी इसकी तरफ आ रहा है, कुछ वेग इसका, वेलोसिटी इसकी है, ये वाली वेलोसिटी अपने को गिवन है। ठीक है। और ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब ये कहता है कि बीच में कोई t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों कणों की क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड जो टाइम है, इस पर आपको क्या करना है कि ये कहता है कि अगर आपने को 7 सेकंड पर ही टक्कर करवानी हो, भी 7 सेकंड बाद दोनों जो पार्टिकल है, दोनों जो कण है, वो एक दूसरे से टक्कर करें, भिड़ जाएं, तो ये कहता कि इस सेकंड कण की वेलोसिटी आप फाइंड करो भी कितनी वेलोसिटी से आना चाहिए, कितना वेग इसका होना चाहिए। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आपको गिवन है, तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है कि दे में कोलाइड आफ्टर 7 सेकंड, यानी 7 सेकंड बाद उनकी टक्कर हो जाए, यानी इतनी उसकी वेलोसिटी फाइंड करो आप, जो सेकंड वाला कण है।
ठीक है, सेकंड पार्टिकल है। तो अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे वो देखो आप। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी हटाना नहीं, एक मिनट। एक चीज आपको और बतानी है। एक चीज आप यहाँ से ये देख सकते हो कि जब दोनों कण की टक्कर होगी, मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पर टक्कर होगी, दोनों की कोलिजन होगी, यहाँ पर आ गया, और ये 7 सेकंड में यहाँ पर आ गया। तो अब दोनों जो पार्टिकल है इनका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ये सेम हो जाएगा, क्योंकि पहला पार्टिकल भी इसी टक्कर वाले पॉइंट पर होगा, इसी कोलिजन वाले पॉइंट पर होगा, और दूसरा भी। तो टक्कर के बाद जो पोजीशन वेक्टर आएगा, स्थिति सदिश आएगा, दोनों जो आपके पार्टिकल हैं वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। भी दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, सेम आएगा टक्कर के बाद, आफ्टर द कोलिजन। तो अपने मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, वो आपका है -9 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप, ठीक है, ये वाला। और सेकंड का जो R2 वेक्टर है जो आपको गिवन है, वो 3 i कैप -5 j कैप प्लस 4 k कैप, और दोनों ही आपको मीटर में गिवन है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। प्रथम कण का वेग दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको गिवन है। तो वेलोसिटी आपको गिवन है i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आपको गिवन है। और टी आपको दिया हुआ है 7 सेकंड। टी कितना दिया हुआ है, 7 सेकंड आपको दिया हुआ है, 7 सेकंड। तो अब अगर मैं बात करता हूं, देखो फर्स्ट पार्टिकल के अपने को वेलोसिटी पता है, पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 7 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, 7 सेकंड बाद कितनी, ये किस पोजीशन पर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो आपको फाइंड करना है 7 सेकंड बाद जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर 7 सेकंड। कई बच्चे यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, आप सोचो कौन सा लगेगा। 7 सेकंड बाद फर्स्ट कण का स्थिति सदिश क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भी अपने को। अगर मान लो v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जा रहा हो, एक मिनट, हाँ। तो देखो 7 सेकंड बाद फर्स्ट जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो देखो आप। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कण का पोजीशन वेक्टर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करो कौन सा था। R1 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर और इनटू में T। ये फॉर्मूला था कि अगर मान लो टी टाइम बाद अपने को कोई टी टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, पोजीशन वेक्टर, तो टी टाइम बाद ये वाला फॉर्मूला आर प्लस वी टी, ये अपने पोजीशन वेक्टर वाले में पढ़ा था, अगर आपकी याद हो तो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको ये वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था तो तब आपने पढ़ा था, ठीक है। ये R1 वेक्टर क्या है कि टी टाइम 7 सेकंड बाद फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर है। तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, देखो R1 ये वाला -9 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर V1 i कैप प्लस 2 j कैप, और प्लस में और इनटू में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो R1 वेक्टर जो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वो -9 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप, ठीक है। और प्लस में 7 i कैप प्लस 14 j कैप, ये आ गया। तो R1 वेक्टर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपके पास 9 i कैप और ये प्लस का 7 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 i कैप। जे कैप कितना हो जाएगा, 14 और 2 16 जे कैप, और प्लस में क्या आ जाएगा, 7 k कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ये R1 वेक्टर का R1 वेक्टर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर लिखता हूं कि क्योंकि टक्कर के बाद टक्कर के बाद दोनों कणों का दोनों कणों का स्थिति सदिश एक ही होगा। स्थिति सदिश अभी मैंने आपको दिखाया था ना, क्योंकि टक्कर के बाद जो यानी कॉलिजन के बाद जो कण होंगे वो एक ही बिंदु पर पहुंच जाएंगे, एक ही होगा। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, यानी क्योंकि जो इसमें क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन
पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम, पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम। ठीक है, दोनों का क्या होगा, सेम होगा जो पोजीशन वेक्टर होगा। तो इस कारण अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो r1 वेक्टर होगा वही आपका r2 वेक्टर, यानी t टाइम बाद जो आपका सेकंड पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया है। अब आपको इसका फाइंड किया करनी है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकता हूँ, r2 वेक्टर इज इक्वल टू r स्मॉल टू वेक्टर और प्लस में v2 वेक्टर और इनटू में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो अब r2 वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, इस वाले की वैल्यू आपको पता है, तो इस वाले की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पर, या अगर आप यहाँ पर v2t वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर निकालो, v2 वेक्टर इनटू में t की वैल्यू निकालो, तो वो आपके पास r2 वेक्टर माइनस में स्मॉल r2 वेक्टर आ जाएगी। तो अब आप देख लो यहाँ पर, देखो क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर और इनटू में t, ये तो पड़ा रहने दो, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि r2 वेक्टर आपका r1 वेक्टर की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2i कैप प्लस 16j कैप और प्लस में 7k कैप, और माइनस में r2 वेक्टर आ गया आपका। तो इसको ऊपर कर देता हूँ मैं पेज को, स्मॉल r2 वेक्टर आपका कितना है यहाँ पर, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, माइनस में 3i कैप मेरी फोटो के पीछे आएगा वैसे तो, प्लस 5j कैप हो जाएगा और माइनस का 4k कैप, प्लस 5j कैप और माइनस का 4k कैप। इसको ऊपर कर देता हूँ फिर आपको दिख जाएगा ये, हाँ ये देखो, ठीक है ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो v2 वेक्टर इंटू टी, ये तो पड़ा ही है क्योंकि अपने को सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, टी टाइम आपका वही 7 सेकंड है, तो अब देखो इसमें माइनस का 5i कैप आ जाएगा और जे कैप कितना हो जाएगा, 21j कैप हो जाएगा, 16 और 5 21, और के कैप कितना हो जाएगा, प्लस का 3k कैप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 3k कैप, ये गलत लिख दिया, गलती कहाँ पर हो गई है, हाँ माइनस में गलती होगी, ये जो क्वेश्चन गिवन है ना मेरे पास बुक पड़ी है, माइनस में गलती हो गई है यहाँ पर, नहीं पर प्लस में ही है ये। हाँ ये देखो इंग्लिश मीडियम वाली में यहाँ पर एक गलती पकड़ में आई है कि हिंदी मीडियम वाली में यहाँ पर प्लस का 7k कैप है और इंग्लिश मीडियम वाली में माइनस का 7k कैप है। अब आपको कौन सा मानना है, वैसे वर्जन तो इंग्लिश वाला सही होता है, तो चलो कोई बात नहीं, अपने इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। अगर माइनस का 7 हो यहाँ पर माइनस चलता रहेगा और ये -11k कैप हो जाएगा। आंसर इसमें -11k कैप मान के दिया हुआ है और यहाँ पर भी -11k कैप, मतलब कि यहाँ पर माइनस का आएगा, ये वाली चीज जो आएगी ना यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको ये वाला, ये यहाँ पर माइनस का आएगा, ये देखो ये माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद सारा माइनस में ही चलेगा, ये यहाँ पर माइनस माइनस आगे चलता है यहाँ लास्ट तक ये क्या आ जाएगा, -7 आएगा। मैं यहाँ पर रेड पेन से इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसको चेंज किया था, ये माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -11k कैप आ जाएगा। ठीक है, -11k कैप आ गया। अब आपको v2 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/t और माइनस का 5i कैप प्लस 21j कैप और माइनस का 11k कैप आ गया। ठीक है, और t की वैल्यू आपके पास 7 सेकंड है, तो v2 वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/7 माइनस 5i कैप प्लस 21j कैप और माइनस का 11k कैप आ गया। ठीक है, ये आपके पास बच्चों क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, जो आपका फाइनल आंसर है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आप आंसर मैच कर लो, बिल्कुल वही आ रहा है, कुछ नहीं करना, बस वही गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें पोजीशन आ गई, तो पोजीशन और वेलोसिटी में कोई इक्वेशन थी। अब आपको गिवन क्या है यहाँ पर, अगर आपको पता लगाना होगी न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो दोनों पार्टिकल की पोजीशन गिवन है ये आपको, फिर उसके बाद एक वेलोसिटी गिवन है और दूसरे की वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है। तो अब आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, भी वेलोसिटी और पोजीशन में कोई इक्वेशन है अपने पास, अगर है तो उसमें वैल्यू पुट कर दो बस। तो वो इक्वेशन आपने ये वाली पढ़ी हुई है, r1 वेक्टर इज इक्वल टू r1 प्लस v1t वेक्टर, सॉरी v1 वेक्टर इंटू t। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। देखो पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों देखो।
क्या गिवन है आपको, क्या इसमें कहा हुआ है कि एक चिड़िया 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर दिशा में उड़ रही है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व दिशा में जा रही है। तो रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को चिड़िया किस वेग से किस दिशा में उड़ती हुई दिखाई देगी? A bird is flying towards north with a speed of 40 km per hour and a train is moving towards east with a speed of 40 km per hour. What will be the velocity and direction of the bird with respect to the observer sitting in the train? अब इसने क्या कहा हुआ है कि एक सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए डायरेक्शन का, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शन वाला, तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक चीज, क्या याद रखनी है आपको कि ये वाला ऐसे आपको एक जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना, या एक्सिस बनाते हो एक्स और वाई, तो एक्स वाई एक्सिस बना लेना है। अब जो इसमें एक्स एक्सिस होगा ये वाला, सॉरी वाई एक्सिस होगा ये वाली ऊपर वाली डायरेक्शन, इसको आप मानोगे उत्तर दिशा, यानी ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। आपको हमेशा ऐसे ही मानना है, जब भी कभी क्वेश्चन करना आपको हमेशा याद रखना है। और ये उत्तर के बिल्कुल जस्ट साथ वाली यहाँ पर राइट साइड वाली, यानी अगर क्लॉकवाइज दिशा में चले घड़ी की दिशा में उत्तर से लेके, तो पहले अपने यहाँ पर पहुंचेंगे, ये हो जाएगी पूर्व, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये दो डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आपको कोई डायग्राम बनाना है, ऊपर वाले को आपको उत्तर मानना है, नॉर्थ मानना है, और उसके जस्ट साथ वाले को आपको क्या मानना होगा बच्चों, पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपको दो डायरेक्शन पता लगी गई, तो फिर उसके सामने वाली दो तो आपको पता ही है, ये वाली है दक्षिण यानी साउथ, और ये वाली इधर वाली क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ हो जाएगी ये वाली, ठीक है। इस तरीके से आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, उत्तर और पूर्व का पता होना चाहिए, बाकी दो डायरेक्शन आपको निकली जाती हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बोला हुआ है, इसने कहा है कि एक चिड़िया 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर दिशा में उड़ रही है, यानी चिड़िया है जो बर्ड है वो इस दिशा में जा रही है, ठीक है। ये चिड़िया की दिशा है, यानी जो आपके पास बर्ड है, ठीक है, बर्ड, और जो इसकी वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ऊपर जा रही है ये, ठीक है। अब दूसरे कलर में यहाँ पर मैं बना देता हूँ क्या, कि जो आपके ये कहा हुआ है इसमें कि एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो ट्रेन है, यानी ये यहाँ पर रेल है, यानी ट्रेन है, ये ट्रेन कहाँ, पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है, और इसकी भी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो अब इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस ट्रेन में क्या है, एक व्यक्ति बैठा है, यात्री बैठा है, उसको बोल रहा है कि वो इस चिड़िया को देखे, अगर ये वाली जो चिड़िया है इसको देखे, तो उसको चिड़िया किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। अब आप कहोगे कि सर जब उत्तर में जा रही है तो उत्तर में दिखेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्शन उसको चेंज दिखेगी। अब चेंज क्यों दिखेगी, वो देखो, क्योंकि अगर तो वो रुका हुआ होता फिर तो उसको उत्तर में ही दिखती, क्योंकि वो खुद रुका हुआ है। अब वो खुद किसी डायरेक्शन में जा रहा है और जो बर्ड है वो एक और डायरेक्शन में जा रही है, तो अब बर्ड और डायरेक्शन में जा रही है, वो खुद अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो उसको रिजल्टेंट दिखेगा वो दोनों का मिला के रिजल्टेंट आएगा, मतलब उत्तर और पूर्व का मिला के रिजल्टेंट, ऐसे नहीं भी उत्तर पूर्व आएगा और रिजल्ट भी आ सकता है। अब इसको फाइंड कैसे करना है फिजिक्स में, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको इसका रिजल्ट कैसे निकालना है वो देखो। यहां पर तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें हैं, देखो तीन चीजें क्या हैं, आप कहोगे कि सर दो ही है, चिड़िया और रेल। आपको अगर मैं यहाँ पर एक वैसे बना के दिखाऊं कोई रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। एक वाला तो आपको पता है, ये तो है रेलगाड़ी वाला, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं ना, इंग्लिश मीडियम वालों, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, रेलगाड़ी है, ठीक है। और एक यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, आपको यानी कि अर्थ लेना है, एक जो स्टेशनरी फ्रेम है वो आपको अर्थ लेना है, और यहाँ पर जो तीसरा जो जिसको वो देख रहे हैं वो क्या है, चिड़िया है। तीन चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप कहोगे कि सर पृथ्वी नहीं है, तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग लिया हुआ है चिड़िया का, और जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड ली हुई है रेलगाड़ी की, ये किसके रिस्पेक्ट ली है, किसी ना किसी की रिस्पेक्ट तो ली होगी, किसी ना किसी के सापेक्ष तो ली होगी ये वाली स्पीड,
एक दूसरे के सापेक्ष तो दिया ही नहीं हुआ इन्होंने, तो किसके सापेक्ष लिया है? वो चीज जो स्थिर है, रुकी हुई है, वो है अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट भी। अर्थ पर एक आदमी है, वो देख रहा है रेलगाड़ी को, तो रेलगाड़ी की स्पीड तो उसको 40 दिख रही है, ठीक है। और वो देख रहा है चिड़िया को, चिड़िया की स्पीड उसको कितनी दिख रही है? वो भी 40 दिख रही है, ठीक है। तो अब आप एक चीज यहां पर ये देखो कि जो पृथ्वी के सापेक्ष आपने चिड़िया की ली हुई है स्पीड, ये एस फ्रेम है, पृथ्वी है, ये एस डैश फ्रेम है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में यात्री वो एस डैश फ्रेम आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो पृथ्वी एस फ्रेम आ गई, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट चिड़िया की जो स्पीड होगी वो यू वेक्टर हो जाए, और एस फ्रेम के रिस्पेक्ट आपकी जो रेलगाड़ी की स्पीड होगी ये आपके पास क्या आ जाएगी? वी वेक्टर होती है, आपने पढ़ा हुआ है। अब आपको निकालना क्या है कि ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर जो देख रहा है, जो इस एस डैश फ्रेम में बंदा देख रहा है, वो चिड़िया को किस स्पीड से देख रहा है और कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। तो मतलब आपको जो वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है वो यू डैश फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको इसमें रिलेशन पता ही है, ये वाला डायग्राम मैं यहाँ पर पढ़ा रहने देता हूँ, वैसे इसको बना लूंगा, मतलब सही तरीके से अपने बना के आपको बाद में दे दूंगा इसको, क्योंकि अब बनाया तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण से। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अपने को एक बात पता है कि जो u डैश वेक्टर होता है वो आपका u वेक्टर माइनस में v वेक्टर के इक्वल होता है। अब आपको u डैश u v पता होना चाहिए भी, ये कौन सी वेलोसिटी, कौन से वेग अपने लेते हैं। u डैश तो होता है एस डैश फ्रेम में जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जिस चीज को देख रहे हो, जिस पॉइंट को देख रहे हो, उसकी वेलोसिटी। u वेक्टर होता है एस फ्रेम में, और v वेक्टर होता है एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर एस डैश फ्रेम रेलगाड़ी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की वेलोसिटी पृथ्वी के सापेक्ष, तो वो आपको ये लेनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज, आपको ये डायरेक्शन दी हुई है, अब ऊपर वाले डायग्राम पर आ जाओ, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण वाले पर। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं बाय डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम से अगर मैं लिखूं तो इसको अपने एक्स एक्सिस मानते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ये माइनस वाई एक्सिस होता है। इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, सॉरी, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, इसका होता है जे कैप, इसका होता है माइनस आई कैप, और इसका क्या होता है? माइनस जे कैप होता है। इस तरीके से डायरेक्शन शो करते हैं अपने। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि जो यू वेक्टर है आपका, यू वेक्टर मतलब कि जो चिड़िया की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट? पृथ्वी के, वो 40 है। तो चिड़िया ऊपर की तरफ जा रही है, आप देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो चिड़िया की वेलोसिटी मैं 40 आई कैप लिख सकता हूं, 40 आई कैप किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वी वेक्टर मैं लिखूं तो वी वेक्टर आपका क्या है? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। वी वेक्टर आपका क्या है? रेलगाड़ी का जो वेग है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। सॉरी, ये वाला मैंने गलत लिख दिया, ये 40 जे कैप आएगा, आई कैप नहीं, जे कैप आएगा, ठीक है। ये जे कैप यू वेक्टर जो है, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास? वी वेक्टर 40 आई कैप किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वी वेक्टर आप देखो, ये वाला यहाँ पर वी वेक्टर है और ये वाला यहाँ पर यू वेक्टर है। यू वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब जे कैप की डायरेक्शन में है, और ये आई कैप की डायरेक्शन में है। तो अब इन दोनों की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रखूं तो यू डैश वेक्टर जो यहाँ पर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? 40, पहले यू वेक्टर आएगा तो जे कैप, और माइनस में 40 आई कैप, ठीक है, और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही वैल्यू ऑलरेडी यानी आ चुकी है, तो आ चुकी है ये वाली वैल्यू। तो अब देखो कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो ये वाली u डैश है, ये आपको यही फाइंड करनी थी, आपको यही ढूंढनी थी। तो u डैश जब आपको ढूंढनी थी तो उसकी वैल्यू वैसे तो आ चुकी है। अब u डैश का परिमाण, u डैश का परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ u डैश, मैग्नीट्यूड ऑफ u डैश। तो u डैश का परिमाण अगर अपने निकालें तो परिमाण क्या आएगा? देखो यहाँ पर अपने मैं लिख देता हूँ परिमाण कैसे निकालते हैं वेक्टर का, कि जो आई कैप वाले का और जे कैप वाले का स्क्वायर। तो आई कैप वाला यहाँ पर -40 का स्क्वायर आ जाएगा, और जे कैप वाले का 40 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको होगी कि सर ये कैसे कर दिया? वेक्टर ऐसे ही तो अपने निकालते थे, अगर अपने को परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो √x² + y²।
यही करते थे। तो यू डैश का परिमाण यानी यू डैश वेक्टर का परिमाण इस तरीके से, तो ये आ जाएगा देखो 40 40 1600, या 40 को मैं स्क्वायर है तो 40 के स्क्वायर को बाहर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर 40 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में यहाँ पर 1 + 1 ही बचेगा। 40 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लिया तो 40 के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गए 40, तो ये हो जाएगा 40 अंडर रूट 2। ठीक है, और अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 56.56 किलोमीटर पर आवर। ये तो उसकी क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब वैल्यू आ गई जो वेलोसिटी की थी। या आप ओनली इसको यू डैश लिख सकते हो, या यू डैश का मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक आंसर तो अपना ये आ गया यहाँ पर, ये वाला 56.56। यहाँ 55.56 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, 56.56 आएगा। अब जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करें, डायरेक्शन आप किस तरीके से फाइंड करोगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्शन आप जब निकालोगे तो एक चीज आपको यहाँ पर पता होगी कि देखो दो तरीके हैं डायरेक्शन निकालने के। एक तरीका तो डायरेक्ट है और एक तरीका आप फॉर्मूला लगा के यहाँ पर डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्ट तरीका सीख लो, जी कैप। इसमें देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पॉजिटिव रूप में, पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहूँ इस वाले वेक्टर को, तो पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर लिखता हूँ मैं। देखो पॉजिटिव फॉर्म में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 40 और माइनस का आई कैप और प्लस का 40 और ब्रैकेट में जे कैप। ठीक है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है माइनस आई कैप और जी कैप डायरेक्शन में है, तो माइनस आई कैप और जी कैप के लगभग बीच में होगी ये वाली। जब भी आपको ऐसा आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहो तो माइनस आई कैप और जी कैप के बीच में। तो देखो अगर डायग्राम से यहाँ पर देखें तो माइनस आई कैप डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, और जे कैप डायरेक्शन ये वाली है, और इसके बीच में रिजल्टेंट आएगा ऐसे। इसके बीच में क्या आएगा, रिजल्टेंट इनकी डायरेक्शन आएगी, परिणामी दिशा आएगी। तो ये वाली पश्चिम दिशा है और ये वाली उत्तर दिशा है, तो इसके बीच वाली जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, उत्तर पश्चिम। ठीक है, जो डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ, और यहाँ पर सॉरी नॉर्थ और पश्चिम को ईस्ट वेस्ट आएगा यहाँ पर। अरे यार इतनी गलतियां कर रहा हूँ मैं, कई बार पता नहीं दिमाग और जगह होता है और लिख अपने और कुछ देते हैं। ये वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसकी आ जाएगी बच्चों। ठीक है, एक सीधा तरीका तो ये है उत्तर पश्चिम दिशा की। अब दूसरा तरीका इसमें क्या है कि आप वेक्टर वाली हेल्प ले सकते हो। वेक्टर वाला हेल्प किस तरीके से ले सकते हो आप, कि आपको पता है अगर अपने को एंगल निकालना हो वेक्टर के लिए थीटा, तो वो होता है tan इनवर्स y अपॉन में x। tan इनवर्स y अपॉन में x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और y यहाँ पर क्या है आपके पास 40 है, और x यहाँ पर आपके पास -40 है, क्योंकि y अपॉन एक्स, वाई एक्स किसको मान रहे हैं अपने, इसको y मान रहे हैं और इसको x मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x -40 और y आपका क्या आ जाएगा 40, तो tan इनवर्स -1, तो थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 कितना होता है, तो आप इसको कह सकते हो, देखो 1 tan इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं tan इनवर्स 1, तो आपको होगी इसका 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास 1 हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर यानी tan 45 डिग्री, तो अगर इसको अपने माइनस में चेंज करना चाहिए तो tan अगर यहाँ पर लिखता हूं मैं आपके पास 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, तो उसकी वैल्यू -1 हो जाती है, क्योंकि tan 45 वाली जो लाइन आएगी अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो वो यहाँ पर आएगी, और जस्ट इससे 90 डिग्री आगे आपके पास tan 135 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो थीटा आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री, और 135 डिग्री वाली डायरेक्शन अगर मैं इस तरीके से बना के दिखाऊं तो देखो 45 डिग्री यहाँ पर बनता है। ठीक है, और इससे 90 डिग्री आगे, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ये 90 डिग्री है, और ये टोटल एंगल जो होगा यहाँ तक ये 135 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ गई आपके पास, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त न्यूमेरिकल था, तो तभी मैं आपको ओनली 3 ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। इसके तीनों न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो पूछनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको कैसी लगी वीडियो ये मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।